हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब रियू डॉग का इलाज करवाने आए वाले आदमी को बता रही थी कि अब आपका डॉग बिल्कुल ठीक है। पता चलता है कि यह आदमी यूनसी का हस्बैंड है। रियू डॉग की तबीयत के बारे में अपनी राय दे देती है तो बताता है कि जिस रात पुलिस वालों को यूनसी की लाश मिली थी, यह डॉग बारिश में भीगते हुए मेरे घर के सामने आ गई। मैंने उसे उठाकर अपने घर में रख लिया और इसका नाम पोटैटो रख दिया क्योंकि यूनसी को पोटैटोज बहुत पसंद थे। फिर वो उसे मदद के लिए थैंक्स बोलता है तो रियू कहती है कि डॉग को चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा। कुछ देर बाद जाहिजू के पेरेंट्स को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। वो उन लोगों से उनका डॉग लेने लगती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। इधर ऑफिसर जाही को फ़ोन पर बताता है कि हमें उस ऑर्फनेज से 7 गुनाहों वाला पुराना पोस्टर मिला है जिसमें मिस रियू बड़ी हुई थी। जाही उस पोस्टर की फ़ोटो देख लेता है तो उसमें उन 7 गुनाहों के नाम लिखे थे जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए। अंदर रियू उस डॉग की सर्जरी कर देती है और उन लोगों को बताती है कि हमने आपके डॉग के पेट से सीड निकाल दिया है। वो लोग बताते हैं कि दरअसल यह डॉग कुछ टाइम पहले हमारे घर के बाहर आ गया था। हमने आसपास कोई मालिक नज़र नहीं आया तो हमने इसे रख लिया, लेकिन जरा सी लापरवाही की वजह से उसने सीड निकल लिए। बाहर आकर वो लोग जाही का भी थैंक्स करते हैं और यूं भी उन्हें बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया। तभी यून भागते हुए आकर यू को जाही से दूर कर देता है, मगर जब वो देखता है कि यह आदमी जाही है तो रिलैक्स फील करता है। इतने में जू के पेरेंट्स उसे ऑफिसर यंग जाही कहकर पुकारते हैं। सभी लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यह लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। यून उन्हें कोई जवाब नहीं देता तो अंकल बोलते हैं कि ऑफिसर यंग जाई तो 28 साल से लापता है। अगर वह जिंदा भी होता तो इतना जवान थोड़ी ना होता। आंटी कहती है कि फिर कहीं ये उनका बेटा तो नहीं। अंकल कहते हैं नहीं, उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जाहिया सब सुनकर कहता है कि शायद या उस ऑफिसर का सीक्रेट बेटा हो या फिर कोई ऐसा जो अपनी पहचान छुपा कर रखता हो। यह सब सुनते हुए रियू भी हैरान थी, मगर तभी नर्स आकर उन्हें बुला लेती है। रियू उन लोगों को डॉग दिखाने ले जाती है। आंटी जाते हुए यून को हैरानी से देखती है। इधर डॉग को देखते हुए आंटी कहती है कि गलती मेरी थी कि मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। रियू कहती है कि पहली बार डॉग पालने वालों से अक्सर गलतियां हो जाया करती है। आंटी कहती है कि इसे पालना बच्चे को पालने जैसा है। मेरी बेटी जू को पालते हुए भी इस तरह की मुश्किलें आती रहती थी। हम कहते हैं कि यह डॉग हमें हमारी बेटी के बर्थडे पर मिली थी, इसलिए इसे हम अपनी बेटी मानने लगे थे। मुझे याद है कि उसे जू भी कहते थे। वो उससे उल्टा करती थी। जब 29 साल पहले वो बर्फीली रात आई जिसने हमारी बेटी हमसे छीन ली, हम कई दिनों तक इस सदमे में डूबे रहे। हम खाना पानी और मुस्कुराना भूल गए थे, यह सोचकर कि हमारी बेटी न जाने किस हाल में होगी। हम भला खाना कैसे खाते। यह सब सुनते हुए रियू की आंखें भर आती है। वो लोग भी उसको रोते हुए देख लेते हैं। वो आंसू साफ करके उन्हें कह देती है कि आप 2 से 3 दिन में इसे लेकर आइएगा। जाही यून से कहता है कि तुम्हें उन लोगों से मिल लेना चाहिए, इतने साल बाद मिले और उन्हें अजनबी की तरह इग्नोर कर दिया। क्या एलियंस में तमीज़ नहीं है। यून कहता है कि कौन है एलियन। तो जाही कहता है कि तुम ही तो हो एलियन, अगर कुछ और हो तो खुद ही बता दो। यून कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या तुमने धरती की यह कहावत नहीं सुनी, फल खाने के लिए पेड़ पर चढ़ना चाहिए। जाही कहता है कि फिर मेरी भी कहावत सुन लो कि औकात से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। यून के जवाब देने से पहले रियू अंकल आंटी को बाहर लेकर आ जाती है। जाही उनसे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी। आंटी कहती है कि हम उसे अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे, इसलिए बेचारी रो पड़ी। यह बताकर वो उन लोगों को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। बाहर आकर आंटी कहती है कि रियू पहले भी एक दिन हमारे घर आई थी और मैंने उसे रोते हुए देखा। यह बताकर आंटी अंकल को लेकर चली जाती है। यून और जाही दोनों एक साथ ही
रियू से रोने की वजह पूछते हैं और फिर एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। रियू जाई से कहती है कि तुम अचानक मेरे घर आए और बोला कि यून के साथ मत घूमो क्योंकि वह एक एलियन है, और यून तुम भागते हुए आए और मुझे जाही से दूर खींच लिया। यह सब आखिर क्या है? क्या तुम दोनों दोस्ती नहीं कर सकते? जाही कहता है कि मैं इसके साथ दोस्ती क्यों करूं जो अपनी पहचान छुपाता है। यून कहता है कि मुझे भी बचपना करने वाले आदमी से दोस्ती नहीं करनी जो बिना वजह मेरे पीछे पड़ा है। इस पर वो उन दोनों को चुप करा देती है। बाद में रियू यून के साथ घर जाते हुए बताती है कि जो लोग हॉस्पिटल आए थे उन्होंने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया। मैंने अपने सपने में भी उनका घर देखा और उस मोहल्ले में भी जाकर देखा। सब कुछ मेरे सपनों जैसा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उनका घर देखकर मुझे रोना आने लगा। वह दिल भर आ गया मेरा। तो यून पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती है? तो रियू कहती है कि मैं उन्हें क्यों याद करूं जिन्होंने मुझे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। यून कहता है कि क्या पता उन्होंने तुम्हें छोड़ा ना हो, बल्कि तुम खो गई हो और वह तुम्हें ढूंढते रह गए हो। यह सब सुनकर रियू सोचने लग जाती है। इधर पुलिस टीम उन 7 गुनाहों वाले पोस्टर को देखकर कहते हैं कि डायरेक्टर क्यों बच्चों को ये 7 काम करने पर मारती थी और अपनी गलतियां लाल नोटबुक पर लिखवा देती थी। तो एक ऑफिसर कहता है कि फिर क्या वह कातिल ऑर्फनेज का कोई बच्चा होगा? तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि अनाथ नहीं है, म्यून अनाथ नहीं है और उसने इल्ज़ाम अपने सर पर इसलिए लिया ताकि असली कातिल बचा रह सके। असली कातिल वह छोटे कद का आदमी हो जिसे मिस रियू ने देखा है। जाही कहता है कि वह किसी और को बचाने के लिए खुद को क्यों फंसा रहा है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि सब लोगों ने कहा था कि वह कातिल हट्टे कट्टे सा है, बड़ा सा है, लेकिन म्यून की हाइट तो उतनी नहीं है। अगर वह कातिल आज़ाद है तो फिर आखिरी कत्ल जेलेसी के नाम पर करने वाला है। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि आखिरी गवाह मिस रियू की जान खतरे में है। यह सुनकर जाही रियू की फ़ोटो की तरफ देखने लग जाता है। रियू अपने घर में सोने से पहले यून के बारे में सोचने लग जाती है। जू के पेरेंट्स ने उसे किसी और के नाम से पुकारा। जाही ने भी बोला था कि वह इंसान नहीं है और मेरे सपने में उसके पंख नजर आए, फिर हॉस्पिटल में उसके हाथ गायब होते नजर आए। ये सारी बातें सोचते हुए वो आँख बंद कर लेती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें जू यून के घर की दीवार पर फूल वाले गमले रख रही थी। यून उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वह कहती है कि मेरी मर्जी, जो चाहूँ करूँ। फिर वो उसे मना करता है। यह सब देखकर अगली सुबह उठने के बाद भी उसे ये सब याद रहता है। समझ आने लग जाता है कि यून ने जू के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, जो आज उसे सपने में नजर आया। इधर जाही चीप दास को वो 7 गुनाहों वाला पोस्टर दिखाकर कहता है कि हमें शक है कि असली कातिल आज़ाद है और म्यून उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने सारा इल्ज़ाम अपने पर ले लिया। तो चीप दास कहते हैं कि क्या तुम सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से करोगे? म्यून ने सब कुछ कबूल कर लिया है। अगर तुमने अब फिर से इन्वेस्टिगेशन की तो सारा केस बिगड़ जाएगा। यह कहकर वो उसे दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है। बाद में ये सब टीम डिनर कर रहे होते हैं और जाही काफ़ी अपसेट होता है। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें चीफ दास की बात मानकर वेट कर लेना चाहिए। तो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखा जाए तो यून ने ही इस केसेस में 7 गुनाहों वाली बात जोड़ी है। अगर हम इस केस को 1993 वाले केस से अलग कर दें तो यह सिर्फ यूनसी और उस एम्प्लॉय की गुमशुदगी का केस है, जिस दोनों के कत्ल के सारे सबूत म्यून की तरफ इशारा करते हैं और वह तो सब कुछ कबूल भी कर चुका है। तो दूसरा पुलिस ऑफिसर पूछता है कि स्टोर से गायब होने वाली लड़कियों को किसने मारा। तो पहला पुलिस ऑफिसर कहता है कि हो सकता है कि उसको किसी और ने लापता किया हो। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि फिर हमारे इन केसों के सारे गवाह एक एक करके क्यों मर गए। तो यन कहता है कि सब लोगों के पास मरने की अपनी अपनी वजह थी, जरूरी तो नहीं कातिल ने ही सारी गवाहों को मारा है, हमें म्यून को ही कातिल मान लेना चाहिए। जाहिर कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि एक छोटे कद का आदमी कई बार मरने वाले लोगों के आसपास नजर आया, मगर म्यू का कद तो छोटा नहीं। डोंगू टीवी एक्टर को देखकर कहता है कि सिवाय लंबे कद के इसके पास है ही ऐसा क्या जो मुझ पर नहीं है। वो गुस्से में आकर कहता है कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे अपने प्यार का इजहार जल्दी ही करना होगा। वो डोंग के पास कमरे में आता है
तो वो इन सारी रूम में वापस आ चुका हुआ था। वो उससे कहता है कि मुझे कोई चालाकी किए बिना सीधी तरह बता दो कि लड़की के दिल में जगह बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो डोंग कहता है कि तुम्हें उसके साथ खाना खाने जाना चाहिए, इस तरह तुम बहुत जल्दी उससे इम्प्रेस कर लोगे। यह सुनकर डोंगू रयू की फ्रेंड को होटल ले जाने की तैयारी कर लेता है। वो अच्छे कपड़े पहनकर लव रूम आता है तो मिस्टर पार्क उसे वहाँ वेलकम करते हैं। वो बड़े स्टाइल से अंदर आता है और जब रयू की फ्रेंड उसे नए स्टाइल में आए हुए देखती है तो वह वाकई ही उससे इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ डोंग अपने पैर से अपने फ़ोन पकड़ने की कोशिश कर रहा था मगर उसे वह पकड़ा नहीं जाता। तब पैरी उसे आवाज़ें देकर कहता है कि प्लीज़ कुछ करो, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम तो कहीं भी कर सकते हो लेकिन मेरा बाथरूम जाना बहुत ज़रूरी है। डोंग कहता है कि मैं अपने फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो दोबारा अपने पैर की मदद से फ़ोन को खींचता है। आखिरकार वो फ़ोन उसे मिल जाता है। वहाँ रयू की फ्रेंड खाना खाकर डोंगू से कहती है कि तुम इस होटल के मालिक के करीबी दोस्त लगते हो। तो डोंगू कहता है कि यह होटल मेरा है, यहाँ का मालिक मैं हूँ। इस पर रयू की फ्रेंड हैरान हो जाती है तो कहता है कि हाँ यही सच है। उधर डोंग फ़ोन करके मिस्टर पार्क को बताता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारे घर आ जाइए। मिस्टर पार्क यह सुनकर भागते हुए उसके घर पहुंचते हैं और डोंग को बंधे हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर पैरी इंतजार करते करते उम्मीद हार कर उस पोर्ट को यूज़ करने लगता है। वह काफ़ी दुखी हो रहा था मगर तभी डोंग दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है और पैरी की यह हालत देखकर अफसोस करता है और मिस्टर पार्क भी पैरी को उसकी हथकड़ियों की चाबी दिखाते ही हैं। फिर उन लोगों को आज़ाद होने के बाद डोंगू पर बहुत गुस्सा करते हैं। मिस्टर पार्क उन्हें बताते हैं कि आज डोंगू किसी लड़की के साथ लव रूम में डिनर करने आया हुआ है। यह सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। पैरी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर डोंगू को रोकना होगा। वो भी टाइम पर दोनों उठकर काम पर लग जाते हैं जबकि यहाँ डोंगू रयू की फ्रेंड को स्पेशल डिश खिलाता है। रयू की फ्रेंड कहती है कि इतना बड़ा होटल चलाने में तुम्हें काफ़ी मुश्किलें आती होगी। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि जाहिर है कोई भी देखकर समझ सकता है। वो कहता है कि हाँ मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सारी गलती मेरे एक दोस्त की है जिसकी वजह से मैं मुश्किल में फंस गया हूँ और हम चारों यहाँ कैद हो गए हैं। मेरे पंख होने के बावजूद मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि वो जम चुके हैं। तो वो हैरानी से पूछती है कि कौन से पंख। तो कहता है कि मैं फेरू हूँ ना, इसलिए मेरे पंख हैं। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो वो कहती है कि यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि तुमने मुझे क्यूरियस कर दिया। इस बात का मतलब वो पूछता है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम में कोई ख़ास बात तो ज़रूर है जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर जाही ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुमने यून पर नज़र रखी थी, तो तुमने क्या देखा। वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना चिपक रहे थे, मैं तो पागल ही हो गया था। तो जाही पूछता है कि क्या उसने अपना रूम बदला। तो वो कहता है कि नहीं, और वो ऐसे भी एलियन नहीं हो सकता। पता भी नहीं कि वो एलियन है या नहीं, लेकिन आपको ऐसी लड़की के पीछे पड़ना नहीं चाहिए जो किसी और को लाइक करती है। जाही कहती है कि मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार हम अपने सामने आ जाते हैं, शायद हम पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते होंगे। यह कहकर वह उसे बताता है कि मैं अपने सपने में एक तलवार देखी थी जिसमें खून टपक रहा था। वो पूछता है कि कब देखा था। तो वो बताता है कि जब मैंने रियो और यून को गले लगते हुए देखा तब मेरे दिमाग में वो तलवार आने लगी, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि आप अपना हिप्नोसिस क्यों नहीं करवा लेते, शायद आपको पिछले जन्म का सही बात याद आ जाए और आपका जुनून थोड़ा कम होने लगे। जाही कहता है कि यह कोई जुनून नहीं है। दूसरी तरफ डोंग और पैरी ऊंची बिल्डिंग से शहर के लोगों को आपस में प्यार करवा रहे होते हैं। वह काफ़ी लोगों पर तीर और गोलियां चलाते हैं। पुलिस ऑफिसर होता है वो एक लड़की को कार से टकराने से बचाता है तो उन दोनों पर भी प्यार का तीर चला देते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसा होने पर तीर पूरी तरह से गोल्डन हो जाता है। पैरी और डोंग के पंख पूरी तरह से वापस आ जाते हैं और वह गायब होने लगते हैं। अपने पावर्स पाकर वो दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है।